वेलकम टू दिस सेशन। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ एमसीक्यूज, जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 18वीं शताब्दी के भारत में वास्तुकला और सांस्कृतिक विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कितने सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पद्मनाभपुरम पैलेस, जो केरल में स्थित है, अपनी जटिल वास्तुकला और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सेकेंड वाला दे रखा है तयमनवर है, जो है केरल में एक अद्वितीय प्रदर्शन कला ओटम थुलाल विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। थर्ड वाला है शाह अब्दुल लतीफ़ एक प्रमुख सिंधी कवि थे जिन्होंने रिसालों की रचना की थी। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें जो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है इसमें वो सही नहीं है। यहाँ पर जो दे रखा है कलक कयू है, एक जो कुंचन नाबियान एक प्रसिद्ध मलयालम कवि थे, उन्होंने एक अद्वितीय प्रदर्शन कला ओटम थुलाल विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसलिए जो हमारा इसमें फर्स्ट और सेकेंड थर्ड दोनों ही सही है। पद्मनाभपुरम पैलेस जो केरल में स्थित है, तो जो त्रावणकोर शासकों के अधीन निर्मित हुआ था, यह पारंपरिक केरल शैली की वास्तुकला की एक प्रमुख उदाहरण है, जो अपने सौंदर्य संरक्षित भित्ति चित्रों को एक लकड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध है। जो कलकत्थु कुंचन नाबियार एक प्रसिद्ध मलयालम कवि थे, जिन्हें अक्सर केरल में एक प्रदर्शन कला के रूप में ओटम थुलाल के विकास के लिए श्रेय दिया जाता है। इसी तरह तयमनवर है, जो तमिल साहित्य में एक महत्वपूर्ण कवि व्यक्ति थे, जो अपनी सीतर कविता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अक्सर जाति व्यवस्था और मंदिर शासन के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है। शाह अब्दुल लतीफ़ एक प्रसिद्ध सिंधी कवि थे, जिन्होंने रिसालों की रचनाएं की, जो उनकी आध्यात्मिक और रहस्यवादी कविताओं का एक संग्रह है। उन्हें सिंधी साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक माना जाता है, और उनकी रचनाएं आज भी व्यापक रूप से पढ़ी जाती है और पूजनीय है। ठीक है, इसलिए जब हमारा क्वेश्चन नंबर है 12, 18वीं सदी के भारत में उच्च शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कितने कथन सही हैं। तो जो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्या, वो चतुष्पदी तोल उच्च शिक्षा के केंद्र थे, विशेष रूप से संस्कृत में, और बिहार तथा बंगाल जैसे क्षेत्रों में प्रमुख थे। सेकेंड वाले मदरसे फारसी और अरबी भाषा के अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा के संस्थान थे। अजीमाबाद फारसी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। थर्ड वाला है कुरान और मुस्लिम धर्मशास्त्र का एक अध्ययन मुख्यतः फारसी भाषा में किया जाता था, जबकि इस्लामी शिक्षा में अरबी भाषा का महत्व गौण था। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो भी क्या होगा, बी। केवल दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो थर्ड वाला है कुरान और मुस्लिम धर्मशास्त्र का अध्ययन मुख्यतः अरबी में किया जाता था, जबकि इस्लामी शिक्षा में अरबी भाषा का महत्वपूर्ण गुण था। ठीक है, तो इसमें फारसी में नहीं अरबी में किया जाता था। ठीक है, चतुष्पथियाँ, जिन्हें बिहार और बंगाल में टोल नाम से भी जाना जाता है, वास्तव में संस्कृत में उच्च शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र थे। संस्थान विशेष रूप से कहाँ पर, वाराणसी से काशी, तिरहुत से मिथिला, नादिया और उत्कल जैसे स्थानों पर प्रभावशाली थे। इन संस्थाओं का महत्व 18वीं शताब्दी के दौरान बिहार और बंगाल में पनपी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को दर्शाता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही है। मदरसे वास्तव में फारसी और अरबी के अध्ययन के लिए केंद्र, उच्च शिक्षा के केंद्र थे। अजीमाबाद में अब पटना है, जिसे जो अजीमाबाद है अब पटना में है, वो कहाँ है, फारसी शिक्षा के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र था। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला वो भी सही है। लेकिन जो हमारा थर्ड है कुरान और इस्लामी धर्मशास्त्र का अध्ययन मुख्य रूप से अरबी में किया जाता था, फारसी में नहीं। अरबी कुरान की पवित्र भाषा थी और इस्लामी धार्मिक विद्वता जो है प्राथमिक भाषा थी। इस्लामी धर्मशास्त्र कानून विद्वान जो कुरान को अध्ययन करते थे, वो किसको, अरबी जो भाषा उसको दक्षता हासिल करनी पड़ती थी, उन्हें अरबी सीखना पड़ता था, जब जाकर के वो कुरान को पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। ठीक है, इसलिए जो हमारा इसमें थर्ड वाला सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की ब्लू वाटर नीति का एक समुद्री नीति थी, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में व्यापार मार्गों को नियंत्रित करना था। सेकेंड वाला हमारा वर्ष 1510 में पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा पर कब्जा कर लिया था। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें हमारा केवल फर्स्ट वाला सही है, लेकिन सेकंड वाला हमारा सही नहीं है। इसमें जो हमारा वर्ष 1510 में जो पुर्तगाली के वायसराय अफोसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा पर कब्जा कर लिया था। इसलिए जो हमारा इसमें ओनली फर्स्ट वाला सही है, इसका आंसर होगा ए।
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे कार्टर्स सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, सब 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगाली साम्राज्य द्वारा स्थापित की गई थी। यह एक समुद्री नीति थी। यह मुख्य रूप से हिंद महासागर में व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने का उद्देश्य एक रणनीति थी जो उस समय वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण थी। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पुर्तगाल ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक पहुंच को सीमित करके यूरोप या अफ्रीका और एशिया के बीच व्यापार के प्रवाह पर एकाधिकार स्थापित करने तथा उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। वर्ष जो 1510 में पुर्तगाली वायसराय अफोसो डी अल्बुकर्क ने एक भयंकर युद्ध के बाद बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा पर कब्जा कर लिया। गोवा भारत में पुर्तगाली उपनिवेशिक राजधानी बन गया, जो पूर्व में पुर्तगाल के साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, विशेष रूप से मसाला व्यापार के लिए। तो आपको ये बहुत याद रखने की जरूरत है कि जो पुर्तगाली था वो हमारे लिए किस लिए ज़्यादा ज़रूरी था, तो हम यहाँ पर क्या मसाले का व्यापार करते थे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। 17वीं शताब्दी में निम्नलिखित में भारत में डचों का कारखाना कहाँ स्थित है। हमें इसमें से बताना है कि डचों का कारखाना कहाँ स्थित है, तो इसमें से कितने उपयोग में उत्तर सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। मसूलीपट्टनम, बलाशोर, पटना, तीनों ही इसमें सही है। भारत में आने के बाद डचों ने वर्ष 1605 में मसूलीपट्टनम, वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है, अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। समय के साथ उन्होंने अपने व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार किया। कोरोमंडल तट के साथ साथ गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में भी कारखाने स्थापित किए। वर्ष जो 1609 में उन्होंने मद्रास के उत्तर में पुलिकट में कारखाना स्थापित किया था। ठीक है। डचों ने भारत के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर अपने कारखाने स्थापित किए, जिनमें मसूलीपट्टनम 1605 में, पुलिकट जो 1609 में और सूरत में 1616 में, और बीमिलपट्टनम है वहाँ पर 1641 में, कराईकल में 1645 में, चीनसुरा में 1653 में, और 12 नगर काशिम बाजार मुर्शिदाबाद के पास में, बालासुर पटना में कब 1632 में, और नागपट्टनम में 1658 में, और कोचीन है वहाँ पर कब 1663 में शामिल है। ठीक है, इसलिए जो हमारा इसका आंसर होगा डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 18वीं जो सदी है भारत में क्षेत्रीय शक्तियों, राज्यों और उनके संस्थापकों से संदर्भित है। हमें इसमें बताना है कथन में कितने विचार जो हमारे कथन सही है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला दे रखा है यहाँ पर, मराठा, सिख और जाट उन राज्यों में से थे जो मुगल साम्राज्य को चुनौती देने के बाद महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में उभरे। सेकेंड वाला, वर्ष 1724 में शकरखेड़ा के युद्ध में मुबारिज खान को हराने के बाद किलिच खान ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या, सी। दोनों ही इसमें सही है। मुगल साम्राज्य को चुनौती देने के बाद जो मराठा, सिख और जाट सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय जो शक्तियां थी वो किसमें शक्तियों के रूप में उभरे। शिवाजी जैसे नेताओं के जो नेतृत्व में मराठों ने शक्तिशाली राज्य की स्थापना, किसके, शिवाजी के नेतृत्व में। पंजाब में सिख साम्राज्य का उदय हुआ और जाटों ने सूरजमल के नेतृत्व में भरतपुर में एक स्वतंत्र राज्य बनाया। किसके, सूरजमल के नेतृत्व में। ठीक है, कहाँ पर, और स्थान भरतपुर में। किलिच खान, जिन्हें निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1724 में शकरखेड़ा की लड़ाई में मुबारिज खान को हराने के बाद में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। बाद में उन्होंने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और हैदराबाद को एक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य बनाया। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ दो कथन दे रखे हैं। हमारे जो उनके ऑप्शन है वो क्या है, जो हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं वो है कथन 1 और कथन 2, दोनों ही सही है, और कथन जो दूसरा है वो पहले की व्याख्या करता है। बी वाला जो है कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, लेकिन जो कथन दूसरा वो पहले की व्याख्या नहीं करता है। सी वाला है कथन जो पहला है वो सही है, लेकिन कथन दूसरा गलत है। डी वाला है कथन पहला गलत है, लेकिन कथन दूसरा सही है। तो हमें इसमें से बताना है इन दोनों कथनों के लिए कौन सा सही सम्मिलित है। तो हमारा जो फर्स्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, मन शब्दारी प्रणाली ने जो मुगल सम्राट है और उसके सैन्य कर्मियों के बीच एक मजबूत व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया था। सेकंड वाला है, मन शब्दारी प्रणाली के तहत मुगल सैनिकों की वफादारी सम्राट की तुलना में मन शब्दारों के प्रति अधिक थी। हमें इसमें से बताना है कितने कथन जो इसमें इससे संबंधित है, कि सही है या गलत है, या एक दूसरे से व्याख्या करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। जो हमारा फर्स्ट गलत है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो सही है। यहाँ पर हमें दे रखा है मन शब्दारी प्रणाली ने मुगल सम्राट और उसके सैन्य कर्मियों के बीच एक मजबूत व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं किया था। ठीक है,
मनशब्दारी प्रणाली को एक प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें मनशब्दारों को सम्राट द्वारा सैनिकों को बनाए रखने के लिए रैंक और जागीर, भूमि, राजस्व, असाइनमेंट प्रदान किए जाते थे। हालांकि इस प्रणाली ने सम्राट और व्यक्तिगत सैनिकों के बीच में एक प्रत्यक्ष या मजबूत व्यक्तिगत बंधन या वफादारी को बढ़ावा नहीं दिया। इसके बजाय सैनिक मनशब्दारों के जो प्रति वफादार थे, क्योंकि वे वेतन और विशेष अधिकारों के लिए उन पर निर्भर थे। इस वियोग ने मुगल सम्राट के केंद्रीय अधिकार को कमजोर कर दिया था। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है सही नहीं है। मनशब्दारी व्यवस्था के तहत सैनिकों की वफादारी मुख्य रूप से सम्राट के बजाय उनके मनशब्दारों के प्रति निर्देशित होती थी। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है सही है। यह स्थिति उत्तर मुगल काल में और भी गंभीर हो गई, जब कमजोर जो सम्राट कुलीन वर्ग के प्रभावी देखरेख नहीं कर सके। मनशब्दारों ने अपने अस्थायी कार्यभार को वंशानुगत संपत्ति में बदलना शुरू कर दिया। साम्राज्य के हितों पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दी। इससे सम्राट के प्रति निष्ठा का बंधन कमजोर हो गया और साम्राज्य के केंद्रीकृत शासन को नुकसान पहुंचा। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, T+0 ट्रेंडिंग निपटान चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? इस प्रणाली में विक्रेताओं को बिक्री के दिन उनकी नकदी का 80% नकदी प्राप्त होती थी, शेष 20% जो अगले दिन उपलब्ध होता था। सेकंड वाला है दुनिया का सबसे तेज स्टॉक निपटान प्रणाली है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा? ए। केवल इसमें जो हमारा कितने सही नहीं है, तो इसमें क्या हमारा जो फर्स्ट वाला सही नहीं है। ठीक है। T+0 ट्रेंडिंग निपटान चक्र, T+0 व्यापार चक्र के अंतर्गत ट्रेडों का निपटान जो है T+0 बाजार बंद होने के बाद उसी दिन होगा। इसका अर्थ यह है कि अगर निवेशक कोई शेयर बेचते हैं तो उन्हें उसी दिन उनके खाते में पैसा जमा हो जाएगा और साथ ही खरीदार को भी लेन देन के लिए उनके डीमैट खाते में शेयर मिल जाएंगे। जैसे कि हमने कोई चीज़ बेची है तो वो किसके पास में पहुंच जाएगी? खरीदार के पास में, और जिसने बेची है उसके पास में पैसे आ जाएंगे। तो इससे हम इसको समझ सकते हैं। इसकी तुलना में वर्तमान में जो T+1 प्रणाली है में व्यापार निष्पादन तिथि एवं निपटान तिथि के बीच एक कार्य दिवस की देरी शामिल है। इस प्रणाली में विक्रेताओं को बिक्री के दिन केवल 80% नकदी प्राप्त होती है, शेष 20% अगले दिन उपलब्ध होती है। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला वो फर्स्ट सही नहीं है। हालांकि नई जो आई है T+0 निपटान प्रणाली की शुरुआत के साथ विक्रेताओं को लेन देन के दिन अपनी 80% नकदी तक तुरंत प्राप्त होगी, जिससे शेष राशि के लिए अगले दिन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यह विश्व की सबसे तेज स्टॉक जो सेटलमेंट प्रणाली है। इसलिए हमारा सेकंड वाला वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण चीन सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से सही है। फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर की सीमा उत्तर में चीन और ताइवान से, पश्चिम भारत चीनी प्रायद्वीप से, दक्षिण में इंडोनेशिया और एवं बुर्नेई से तथा पूर्व में फिलीपीन से लगती है। हमारा जो सेकंड वाला है, भारत का 70% से अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर और मलक्का जल संधि के माध्यम से होता है। हमें इसमें से बताना है कितने सही सम्मिलित हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा? केवल एक। जो हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। भारत का जो है 55% से अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर और मलक्का जल संधि के माध्यम से होता है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्थिति, सामरिक दृष्टि से जो दक्षिण चीन सागर की अवस्थिति महत्वपूर्ण है। इसकी सीमा उत्तर में चीन और तवाइन से, पश्चिम भारत चीन प्रायद्वीप, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर सहित, दक्षिण में क्या इंडोनेशिया तथा बुर्नेई एवं पूर्व में फिलीपींस, जिसे पश्चिम फिलीपीन सागर कहा जाता है, से लगती है। ठीक है। भारत का जो है हमारा 55% से अधिक व्यापार कहाँ? दक्षिण चीन और सागर मलक्का जल संधि के माध्यम से होता है। यह तवाइन जल संधि द्वारा पूर्वी चीन सागर में और लुजान जल संधि द्वारा फिलीपीन सागर प्रशांत महासागर के दोनों सीमांत समुद्र से जुड़ा हुआ है। समुद्री मार्ग से व्यापार 1/3 हिस्सा दक्षिण चीन सागर के माध्यम से किया जाता है। चीन का जो है 64% से अधिक समुद्री व्यापार दक्षिण चीन पर निर्भर है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, अफार ट्राइंगल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक भूमि की निम्न भूभाग है। सेकेंड वाला है या नुबियन और सोमाली और भारतीय प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है। थर्ड वाला है पूर्वी अफ्रीका के रिफट प्रणाली का एक हिस्सा है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? केवल एक। जो हमारा थर्ड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड है वो सही नहीं है। यह जो है पश्चिमी के
अफ्रीका में हॉर्न के में स्थित एक आफार ट्राइंगल एक भूमिकी निम्न भूभागे वहाँ पर स्थित है। अब हमारा जो सेकेंड वाला है नूबियन और सोमाली और कौन सी अरेबियन प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है, ना कि भारतीय पर। ठीक है, इसलिए जो हमारा इसमें केवल एक सही होगा वो भी थर्ड वाला। अफ्रीका के हॉर्न में स्थित अफार ट्राइंगल एक भूमिकी निम्न भूभाग है जहाँ 3 विवर्तनिक प्लेटें नूबियन और सोमाली और अरेबियन प्लेट मिलती है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही नहीं है। यह पूर्वी अफ्रीकी रिफर्ड प्रणाली का हिस्सा है जो अफार क्षेत्र से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक विस्तृत है, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला सही है। इसके भूमिकी महत्व के अतिरिक्त अफार ट्रायंगल का एक समृद्ध पुराजीवी इतिहास रहा है जिसमें कुछ प्रारंभिक होमिनिन के जीवाश्म नमूनों की खोज शामिल है। वर्ष 2005 में इथियोपिया के रेगिस्तान में एक व्यापक रिफ्ट विस्तार देखने को मिला है जो अफ्रीका महाद्वीप के निरंतर विवर्तनिक पृथक्करण को प्रदर्शित करता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कच्छातीवी द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, कच्छातीवी भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक जल जो मरुमध्य में स्थित एक निर्जन द्वीप है। सेकंड वाला, इस द्वीप का निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप होता था। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही सुमेलित हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी, दोनों ही इसमें सही है। कच्छातीवी जो भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक जल संधि में जो 285 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन द्वीप है, जो हमारा फर्स्ट वाला सही है। भारतीय तट से लगभग 33 किमी दूर रामेश्वरम एक उत्तर पूर्व में यह द्वीप श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर जाफना से लगभग 62 किमी दक्षिण पश्चिमी में स्थित है। कच्छातीवी द्वीप मानव के स्थायी निवास के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि द्वीप पर कोई पेयजल का स्रोत नहीं है। द्वीप पर एकमात्र संरचना है जो भवन स्थित है जिसका नाम सेंट एंथोनी चर्च है। यह 20वीं सदी का प्रारंभिक कैथोलिक चर्च है जहाँ भारत और श्रीलंका के ईसाई पादरी एक वार्षिक उत्सव सेवा आयोजित करते हैं जिसमें दोनों के श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहाँ कहाँ के, तो श्रीलंका के और भारत के। ठीक है, इस द्वीप का निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ था, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला भी सही है। तो इसमें हमारे दोनों ही सही, इसका आंसर सी होगा। उम्मीद है आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।